नमस्कार दोस्तों। आज मैं देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा छिड़ी हुई है कि मोदी जी की तुलना प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी से की जा रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी की तुलना नेहरू जी से करना एक मिथ्या है, एक गलत है। क्योंकि जो नेहरू जी का योगदान जो देश के विकास में या स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है वो मोदी जी का नहीं है। और ये इस बात को मोदी जी भी स्वीकार करते हैं कि जो देन नेहरू जी की है वो उनकी नहीं है। क्योंकि नेहरू जी ने देश के लिए कई बार जेल भी गए। स्वतंत्रता आंदोलन में वो फ्रीडम फाइटर भी रहे थे। उन्होंने देश के विकासीय प्रक्रिया को बहुत तेज किया। उनके कार्यकाल में कोई वैसा विशाल दंगा नहीं हुआ आज़ादी के बाद जो मोदी जी के टाइम में हुआ, जो आपको गुजरात दंगा में देख सकते हैं। उसके बाद आपको और मैं बता देना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया, उसके बाद फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को मुक्त करवाया। लेकिन आज के समय में जो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश लद्दाख की सीमा को किस तरह से कुचल रहा है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। दूसरी एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि लोग इस कारण मोदी जी की तुलना नेहरू जी से कर रहे हैं कि जिस तरह से नेहरू जी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बना, उसी तरह मोदी जी भी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें एक खामी ये भी लोग बता रहे हैं कि नेहरू जी की तीसरे कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। तो हो सके इनके जो बता रहे हैं, इस तरह से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोदी जी के भी लिए ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये गलत सोचना है। क्योंकि जीवन मृत्यु भगवान की देन है और ना आप किसी को जीवन दे सकते हैं तो उसे मार भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने, माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने, जिनकी ताशकंद में असमय और संदेहास्पद मृत्यु हुई, वो बहुत दुख की बात रही। उसके बाद आपका इंदिरा गांधी का भी जो आपसी गुटबंदी के कारण ही जो सिख जो बॉडीगार्ड थे, जो आपको नई दिल्ली में ही उनके आवास पर हत्या कर दी गई। तो इस तरह से कोई भी पार्टी में इस तरह की गुटबाजी होते रहती है। हमेशा किसी के लिए लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए, खासकर जो देश के जो लीड करे। तो इस बात में तो मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ की ये जो जवाहरलाल नेहरू के जो गृह मंत्री थे, जो स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को किस तरह से विलय करवाया था, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन आज इनके जो गृह मंत्री जो शाह जी हैं, वो भारत में जो हमेशा इस तरह के जो काम करवाए जा रहे हैं, इनके जो सिपा सलार हैं, एक तरह से देश को तोड़ने की बात की जाती है। चाहे वो दिल्ली की दंगा हो, चाहे छिटपुट जहाँ भी घटनाएं घट रही हैं। नेहरू जी ने कभी भी निर्वाचन के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कभी भी वैसा काम नहीं किया ताकि जिसका असर देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता पर पड़े। लेकिन आज जो जिस तरह से निर्वाचन के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता अखंडता पर असर डालता है। चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात हो, या जो अन्य जो दूसरे संप्रदाय के लोग जो देश के बारे में गलत स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि शर्जील इमाम ने दिया था कि भारत पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहिए। एक तरह से ये आज वर्तमान सरकार की चुनौती है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नेहरू जी का जो भी योगदान रहा, उनका धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र में विश्वास था। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आज न धर्मनिरपेक्ष देश है, न आपको प्रजातांत्रिक मूल्यों में लोगों को विश्वास है। यहाँ तक कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कार्यकाल में अक्षरधाम मंदिर जो गुजरात में था, वहाँ पे वो गए थे, तो उनसे वो रिलेशन भी ख़त्म कर लिया था। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये किसी धर्म आधारित पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो आरएसएस का जो एजेंडा या प्रोपेगेंडा है, चाहे उनका जो भी कार्यक्रम है, उनमें शामिल होते हैं और उनके सहयोग से इनका मानना है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो नेहरू जी से मोदी जी की तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे विकासीय प्रक्रिया हो, चूँकि जिस समय
देश की स्थिति इतनी ख़राब थी आज़ादी के बाद कि किसी छिपी हुई बात नहीं थी कि 80-90 के दशक तक लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता था। तो 60 के दशक में और क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने संभाला, बहुमुखी विकास की ओर देश को ले गया, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। और उनकी जो मृत्यु भी हुई, उनके आपसी जो मंत्री ही थे, जो उनके मंत्रिमंडल में थे, चूँकि चाइना ने 62 में जो अटैक किया था उसको सहन नहीं कर पाए। उनके जो कृष्णमाचारी जो मंत्री थे, उन्होंने ही शायद कुछ ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके कारण उनकी सदमे में डेथ हो जाती है। लेकिन आज के डेट में मोदी जी को सब बना बनाया मिला हुआ है। चाहे जिस प्रधानमंत्री ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वाजपेयी से लेकर के जिन्होंने भी उनके विरासत को ही संभाल रहे हैं, तो इससे कारण इससे तुलना नहीं करना चाहिए कि मोदी जी की तुलना वाजपेयी से होगी या नेहरू जी से होगी या इंदिरा गांधी से होगी। सब इसी विरासत को संभालते हैं लोग, और बेटा वो है जो विरासत को अच्छी तरह से संभाले, या विरासत का जो प्रॉपर्टी है उसको 1 रुपया से 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया मैंने दोगुना चौगुना कर दे, ये न कि 1 रुपया से नीचे कर दे। अगर कोई बेटा ऐसा विरासत के प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है, उस बेटा को नालायक कहते हैं, आवारा कहते हैं, और जितने गंदे शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ की कोई भी बेटा अपने विरासत के जो भी पूर्वज रहे हैं उनसे बराबरी करने की कोशिश नहीं करे, तुलना करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि वो लोग बहुत अनुभवी थे, देश की विकासीय प्रक्रिया में बहुत योगदान दिया, देशभक्ति थी उनमें, कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की भावना थी, देश को मजबूत करने की बात थी, और सभी संप्रदायों को एक तरह से देखते थे। इस चलते इनका तुलना न की जाए जवाहरलाल नेहरू से, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग न किया जाए कि तीसरे कार्यकाल में नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो इनका भी तीसरा कार्यकाल में इस तरह से हो। इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। खासकर जो मीडिया में आता है, यहाँ तक बोल कर मौन हो जाते हैं कि तीसरे कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। तो आने बुद्धिजीवी वर्ग को सब समझ में आता है कौन क्या कर रहा है, कह रहा है, नहीं कह रहा। कोई भी हो, देश की या समाज के विकास की प्रक्रिया में योगदान दे रहा है, उनकी उम्र लंबी हो, वो ज़्यादा दीर्घायु हो, और मनभेद नहीं हो। मतभेद हो सकता है, विचारधाराएं मतभेद हो सकता है, लेकिन ये न कि किसी के लिए कब्र खोरे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, ये सब अच्छी बातें नहीं है। और ख़ास करके आज देखिए, चाहे खालिस्तानी आतंकवादी हो, चाहे और इस तरह के जो भी आतंकवादी जो गतिविधियाँ चल रही हैं, कितने उबाल पे हैं, उसका बस एक ही कारण है कि इन लोग जो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन लोग से सहन नहीं हो रहा। उन लोग को लग रहा है कि मेरा धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और इसमें जो चाहे कनाडा में वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं जवाहरलाल नेहरू के टाइम में नहीं होती थी। ये तो 84 के बाद, बहुत दिनों के बाद, जब इंदिरा गांधी ने इसको कंट्रोल किया था खालिस्तानी आतंकवादियों के, उसके बाद से इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो एक तरह से ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के लिए चुनौती हैं। ऐसा चुनौतियाँ किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं आया जैसा आज बड़े पैमाने पर हो रहा है, और चुनौती दे भी रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हो, चाहे वो अमेरिका में जो कौन पन्नू है वो जो चुनौती दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ये देश की एकता अखंडता को ही विध्वंस करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि आप दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते। मेरा कहने का मतलब है कि आप दीवार के चित्रों पर को अगर बदल देंगे तो इतिहास नहीं बदलेगा। जो इतिहास में, देश के विकास में जो नेहरू जी का योगदान रहा है, उसको आप दीवार पर कोई ऐसा चित्र बना करके, किसी का भी मान लिया जाए कि मोदी जी का नाम पर नामकरण हो रहा है, नमो घाट बनारस में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, इससे इतिहास नहीं बदल सकता है। आप कितनों भी इतिहास बदलने का प्रयास कीजिएगा, इतिहास फिर वापस आ जाएगा। इसका उदाहरण है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीय इतिहास को बहुत बदलने का प्रयास किया, लेकिन वो बदल नहीं पाया। जो जिसके जीन में है सो है, और ये सब लोग जानते हैं। इस कारण
इतिहास नहीं बदल सकते हैं। आप अपने विचारधारा बदल सकते हैं और एक 70 से 80 साल की उम्र तक आते आते आप उसके आदर्श को ही फॉलो कर सकते हैं, उसके परंपरा को ही फॉलो कर सकते हैं, इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। तो इस पर भी कहा गया है कि विफलता तभी मिलती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो इस कारण आप असफल तभी होते हैं, विफल तभी होते हैं जब अपने आदर्शों को, परंपराओं को, उद्देश्यों को, विरासत को भूल जाते हैं। और तभी देश मजबूत होगा, तभी इतिहास मजबूत होगा। जो अपने विरासत को जो संभाले हुए लोगों को, जो विरासत को बनाने में, जो देश को बनाने में, उनको याद करके, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपने पर कंट्रोल करके, अपने को नियंत्रित करके जब देश की विकासीय प्रक्रिया में योगदान देंगे, तभी ये देश मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा और तभी सभी लोग सुखी संपन्न होंगे। लेकिन आज के देश में आज के दौर में देश में कोई सीमा, चाहे चाइना की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे आपका नेपाल की तरफ से हो, कोई ऐसा सीमा नहीं है जो देश के लिए सुरक्षित महसूस हो रही है। उसका कारण कि नेपाल ने भी पहली बार इतिहास में देखा आपने कि कभी उसको उतना औकात नहीं था छोटी से कंट्री को कि काला पानी लिपिधारा को भी अपने मैप में दिखा दिया। चाइना तो खैर दिखा ही रहा, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तो किसी छिपी हुई बात नहीं। इस चलते जो भी मीडिया वाले हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस सब पर ध्यान लगाएं कि सुरक्षित देश की सीमाएं कैसे रहे, कैसे लोग सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करके रहे, भाईचारा के साथ रहे। ये न कि मोदी जी और नेहरू जी की तुलना करें, उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलें। इससे आपका समझ और सोच लोगों के समझ में आता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितने बुद्धिजीवी हैं। और ख़ास करके मीडिया वालों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के जो बातें उछाली जा रही हैं, चाहे मोदी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, इस तरह की बातें नहीं करें, मीडिया में नहीं लाएं। थैंक यू।